रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत बदलता दौर की स्पेशल सेगमेंट जो हम आरपीडी एक्ट के ऊपर कर रहे हैं। आज बारी है चैप्टर 4 को डिस्कस करने की। पहले 3 चैप्टर को आपने बहुत प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स जिस तरह से आने चाहिए उस तरह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका फीडबैक हमें मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चैप्टर 4 जो आरपीडी एक्ट का है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अन्नाबरम सर हैं जो डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं और एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, खासतौर पे आरपीडी एक्ट पर। और आपको लेके भी अन्नाबरम सर बहुत सारा फीडबैक आ रहा है लोगों का, तो आपका एक बार स्वागत और एक बार आप सीधा लिसनर से मुखातिब हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम को। आपका क्रिटिकल फीडबैक या जो भी है फीडबैक देने के लिए कुछ सोचिए मत, लेकिन यू फील फ्री टू गिव अस द फीडबैक। बिल्कुल। तो जो चैप्टर 4 का पहला सेक्शन है, सेक्शन 19, ये वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बात करता है। तो बताएं इसके बारे में हमें। एक ऐसा इंडिपेंडेंट सेक्शन लगता है इसमें। आई थिंक सेक्शन Chapter 4, all the sections in Chapter 4 are very important. Section 19, in some senses, is a standalone section. Skill development की बात करती है। ये बहुत अगर कुछ बहुत important बात एक दो बात हम कह सकते हैं। पहली बात इस करती है कि एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, डिसेबल्ड लोगों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हर एक सरकार ने एक स्पेशल स्कीम बनाना है। इस स्पेशल स्कीम की ये स्थिति होना चाहिए कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए ये स्कीम कोशिश करनी होगी। अगर चाहें ऐसी टेक्निकल कोर्सेज जो होगा जिसमें डिसेबल्ड लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं मेन स्ट्रीम ट्रेनिंग सेंटर्स में, तब उसको आप स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना होगा। ये तो कोई नया प्रोविजन नहीं है। ये 1995 एक्ट में भी ये प्रोविजन था। और आप देश भर देखें तो आपके पास वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं और स्पेशल इंस्टीट्यूट्स ने भी बहुत सारा ट्रेनिंग देती हैं। वो सब इसमें कवर होता है। लेकिन इस बात यह है कि ये सेक्शन 19 एक मार्केटिंग लिंक करने की नई बात करते हैं। इसमें आप जो भी ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग कीजिए, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, खास करके कोई सामान तैयार करती हैं, तो उसको आप मार्केट लिंक करना होगा। वही नई बात है। मतलब ये गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक ऐसी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ है कि आप सिर्फ ट्रेनिंग ही देना नहीं है, ट्रेनिंग देने के बाद जो ट्रेनिंग सीखने के बाद पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने जो भी प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे उस प्रोडक्ट्स को आप मार्केट लिंक करके उसको बेचना भी होगा। उसकी एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना है, वो सरकार की काम। इसके अलावा कुछ खास इस सेक्शन में मुझे नहीं लगता इसे आप इसी स्पेशल खास की बात कुछ नहीं है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट बात करनी थी वो लोगों को, सो एक बात कही है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें बहुत कवर करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है जिसके ऊपर सबकी निगाहें होंगी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। तो बताएं, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लिसनर्स जानना चाहते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह से वो इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करवा सकते हैं अपने ऑफिस में जिसके कारण उनके साथ कोई किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। जी, वहां से जाने से पहले एक सेक्शन 19 के बारे में एक
ये बात भी कहने दीजिए कि एक स्पेशल कंसेशनल रेट्स की बात कही गई है सेक्शन 19 में। अगर कोई नया प्रोडक्ट्स कहीं स्पेशल ट्रेनिंग की बावजूद अगर ऐसा कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तैयारी करने के लिए अगर कोई सामान खरीदना होगा, तैयारी के से अवेलेबल करना होगा, तो आपको एक स्पेशल कंसेशनल रेट्स में देने की बात कही गई है। लेकिन आपको जीएसटी आने के बाद मुझे नहीं लगता है इस प्रोविजन को कोई केयर भी कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 20, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस चैप्टर की पोजीशन के बारे में भी एक बात कहनी होगी कि PWD Act 1995 also has a section as a chapter on non-discrimination. उसमें सिर्फ वो जनरल वेरी ब्रॉड टाइटल था, वो था नॉन डिस्क्रिमिनेशन बस। उसमें एजुकेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट में नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है और ट्रांसपोर्ट में भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है। लेकिन जब RPWD Act 2016 आई तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफिकली इन एम्प्लॉयमेंट को कहा गया था। एजुकेशन के बारे में भी अपने पास सेक्शंस हैं, ट्रांसपोर्ट के बारे में एक्सेसिबिलिटी में कवर किया गया है RPWD में, लेकिन जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, ये बात सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की वेरी स्पेसिफिकली कहा गया है। ऑफ कोर्स बिकॉज देयर इज अ हिस्ट्री टू इट, इसकी पीछे इतिहास है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हम फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि दूसरी जगह में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन पिछले 30 साल में हम देख रहे हैं, वो खास करके एम्प्लॉयमेंट में है। आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई द RPWD Act 2016 framers brought this particular chapter on discrimination in employment particularly. Section 20, and we'll take Section 20 first. Section 20 talks about equal opportunity policy. I think this is an important shift. इसके बारे में PWD Act में ऐसे कोई इतनी बावजूद की बात नहीं की गई है। Now, interestingly, Section 20 में Subsection 1 कहती है कि no establishment shall discriminate employees merely on the ground of disability. कोई भी एम्प्लॉई हो on the basis of disability basis पर आपको डिस्क्रिमिनेशन करने की कोई अधिकार नहीं है। आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी वेरी क्लियर। आपको ये भी बात कहने की दीजिए, लोग अब श्रोताओं ने अब तो आपको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, फिर भी वी वांट टू रिमाइंड यू दैट इट इज नॉट अबाउट बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एनी डिसेबिलिटी। अगर आप काम करने में कोई डिसेबिलिटी आपको दिक्कत आ रहे हैं डिसेबिलिटी के कारण, now there shall not be any discrimination on the basis of that disability. I will come up with the specific examples. अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे कि subsection 2 of this section फिर और एक बार reiterate करती हैं reasonable accommodation. Reasonable accommodation की definitions के बारे में हम पहली चैप्टर में और दूसरी चैप्टर में हम इसके बारे में चर्चा हुई थी। Chapter 2 in particular on non-discrimination or reasonable accommodation by the employers is again made a specific mention in this particular section. And subsection 3 of section 20, there shall be no promotion shall be denied on the basis of disability. I think this is again was part of section 47 in PWD Act. इसको ये बात फिर यहाँ पे कहा गया है ताकि just because of disability you cannot be denied any promotion. हर एक बार ये क्वेश्चन आती है, I think that has to be made very clear. Supposing you are working in a department where the post is such that you probably will not be able to be promoted. What will happen in such cases? One of the explanations is if your next promotion is not suitable to you as a disabled, you should be placed in a
similar designation with equal pay and equal service benefits. ये बात तो यहाँ पे नहीं कहा गया है साफ सीधा, लेकिन अगर आप रीजनेबल अकोमोडेशन डेफिनेशंस को लेके और इस पर्टिकुलर सेक्शन से अगर जोड़ के देखना होगा, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 20 के बारे में हम बात कर रहे हैं, then one of the implications will be you should be promoted to next cadre of posts, and that should not stop simply because of your disability. और थोड़ा नीचे जाएं तो I think that will again make it very clear कि what happens if after your recruitment somebody is disabled. A subsection 4 of section 20 ये साफ सीधा कहा गया था इसमें. This is a very controversial provision. This provision was taken directly from section 47 of PWD Act 1995. No government establishment shall dispense with or reduce in rank any employee who acquires disability in service. इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा है कि कोई जब रिक्रूटमेंट के समय पे नॉन डिसेबल्ड था लेकिन बीच में डिसेबल्ड बन गया, उसका स्थिति क्या होना है. दिस वॉज देयरफॉर इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 47 ऑफ द PWD Act 1995. अगर ऐसा हुआ तो दो बातें हैं इसमें. ए, you should not reduce his rank. First of all, you have no right to dismiss him. इससे पहले ऐसा होता था, before 1995 Act came, कि you directly take him out of the service. एक ऐसा प्रोविजन है, उसका बोलते हैं मेडिकल अनफिट, और मेडिकली अनफिट. सो उसको ये प्रोविजन को लेके पूरे साफ देश में हर एक राष्ट्र में, स्टेट में ये प्रोविजन था कि यू मेक देम अनफिट एंड टेक देम आउट ऑफ द सर्विस. पहली बार 1995 एक्ट के आने के बाद दिस हैज बीन पुट अ ब्रेक टू दैट प्रैक्टिस. नाउ यू कैन नॉट फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, बिकॉज समबडी बिकम्स अ डिसेबल्ड, यू कैन नॉट टेक हिम आउट ऑफ द सर्विस. ए दूसरी मजबूत बात है. सेकेंडली, यू कैन नॉट इवन रिड्यूस हिज रैंक. ये भी होता था, बिकॉज यू बिकम अ डिसेबल्ड, you cannot, your rank cannot be reduced, your pay cannot be reduced. So what will happen then? A, you give him a suitable post with the same rank, with the same service benefits. B, अगर ऐसा कोई सर्विस नहीं है, वो डिसेबल्ड वो काम कर सकते हैं, then you put him in supernumerary position until he gets a suitable post. This is very interesting. Or he retires. रिटायर होगा, नहीं तो कोई सूटेबल काम आपको देने की समय तक उनको आप सर्विस में ही रखना होगा, उनको सैलरी देना होगा. अगर कुछ सर्विस के बाद कोई उनको प्रमोशन की एलिजिबिलिटी मिली है तो प्रमोशन भी देना होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन. मैं आपको एक केस बताएंगे आपको. 2004 में, अगेन आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल फ्रॉम AP, अराउंड 120 drivers were removed from the service because their sight has been tested not enough for driving. वो blind नहीं बने हैं, लेकिन the sight has gone down. So therefore, the road transport department has simply removed them from the service. Then they came to the state commissioner. The state commissioner has given a judgment, very interesting judgment. There was someone called Sundarvadan who was a Indian forest officer appointed as a state commissioner. सब लोगों को बोला कि you have to take them back into the service. They went to the AP High Court. AP High Court upheld his judgment. Then they were all taken back and they were given they have something called a clerical post in that department, which is equivalent to drivers. They were given the clerical post equivalent to driver, and they were even promoted subsequently as superintendents. I think this happened in Rajasthan as well, subsequently in 2007 or so. And a number of cases started coming up like this, both in the state and central governments. In 2011, if you go back, then you can find this. The government of India itself has brought an office memorandum, and you can find this in the CCPD website, and this is there in the DOPT website also. Based on section 47, they have brought a office memorandum saying that no employee can be dispensed with a reduce in rank on the grounds of disability. Now that office memorandum stands valid even today because simply the provision has been copied here.
And therefore, this is a very, very important provision. If you ask me, one of the important provisions related to the employment is this, that because when the RPWD Act was being enacted, there was a suspicion whether this would be carried out or not. Had it not been carried out here, that Office Memorandum of 2011 would not have made any sense. But thankfully enough, the wisdom prevailed on the government, and this provision has been brought in back. This is one important. Subsection 5 of Section 20. This is an important one. Every establishment shall frame a transfer policy. This is interesting. Interesting, but also at the same time highly neglected. इसके बारे में अभी तक कोई बात ही नहीं की है, कोई ऐसे ऑफिस मेमोरेंडम नहीं आया. लेकिन पोस्टिंग एंड ट्रांसफर के बारे में हर एक गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और व्हाटएवर, दे हैव टू कम अप विद अ सेपरेट पॉलिसी. लेकिन एक बात कहने दीजिए, बिकॉज आई थिंक इट इज ऑल्सो नॉट फेयर ऑन माई पार्ट टू कंप्लीटली नेग्लेक्ट व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन वेरी रिसेंटली. आपको सिविल सर्विसेज में अगर ज्वाइन होते हैं, उस समय पे आपकी ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस और आपकी एंट्रेंस में रैंक को दोनों को फैक्टर करते हुए आपकी स्टेट कैडर तैयार करती है. दैट स्टेट कैडर विल स्टे विद यू फॉर योर एंटायर लाइफ. अगर यू बिलोंग टू यूपी but you got appointment in Odisha, you have to stay with your in Odisha forever. You can, at max, you can come back to the Delhi on a deputation, maybe for 3 years max. But after that, you have to serve your whole service in that particular state. But interestingly, this provision, ever since independence, has never been sort of touched with respect to any cadre. Even if if a married couple get 2 state cadres, even they cannot go back. Now, interestingly, after this act has come in, even before the act, there was an office memorandum on 31st March 2014. It will the specific benefits and concessions for persons with disabilities की बात पर है. That is also very popular office memorandum, 31st March 2014. और इस एक्ट आने के बाद उसमें एक ट्रांसफर पॉलिसी की भी बात कही गई है कि देयर शुड बी ए प्रेफरेंशियल ट्रांसफर पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. उसी प्रोविजन को यहाँ पे considerable amount of it has been taken here. The transfer policy mentioned in RPWD Act, therefore, in some senses, has a policy backup as well, which comes from the Office Memorandum 2014 से. लेकिन यूपीएससी ने जो हम इससे पहले भी हम पॉइंट आउट किया था, not only UPSC but many organizations have to explicitly declare that they have a transfer policy, which is not happening at the moment. But I think at some point of time we have to make the government establishments to identify this. Now, before I leave this section, there are a couple of points that have to be mentioned without fail. A, if you go back to our discussion on definition section, there is a clear distinction between government establishment and private establishment. And of course, then there is a definition for establishment, which includes both private establishment as well as government establishment. Interestingly, you read carefully section 20. Throughout section 20, the word used is government establishment, which means all those 5 points we were talking about in this section apply only to the government establishments and they don't apply to private establishments. For example, somebody working in the private establishment suddenly becomes disabled. You don't have a right to continue him in service, because this section, this obligation is clearly only for government establishment, because the section specifically mentions the government establishments, not the establishments, nor the private establishments. I should also make another slightly intricate point. I think that is, again, I haven't seen any disabled groups pointing this out, but this is a very important one. This is proviso to subsection 1 of section 20. There is a provision. Provisions are always caveats. They are conditions.
Section 20, subsection 1 of Section 20 clearly says that there shall be no discrimination on grounds of disability with related to employment. That's all said and done. Provided it says that appropriate government can exempt any establishment through a notification. It means all the points mentioned in this section can simply go unapplicable if government notifies any particular establishment. So if government establishment, if any government establishment, say for example tomorrow DRDO or ISRO or space organization, I'm taking those examples because they are very treated special all the time, they can simply issue a notification saying that Section 21 of RPWD Act, Section 20 of RPWD Act does not apply to us. The moment that notification is approved by the central government and that notification is issued in a gazette, it means all the provisions in this particular section will not apply to that organization. And if I have no other option but to draw a comparison between a PWD Act. In PWD Act Section 47, there is this similar provision, but interestingly, that provision applied only to what is now in subsection 4 of the Act, which is not reducing any rank or financial benefits of somebody becoming a disabled, because that was the substance of Section 47. Now, therefore, that provision was made that some establishments can be exempted from that. But now, since this provision applies to the whole of this section, not simply about somebody becoming disabled, then it becomes problematic. For example, as I said, non-discrimination related to employment is a very broad subsection, and you are saying that by simply issuing a separate notification that a particular establishment is exempted from this, all 5 subsections in this section will simply not be applicable to that section, that establishment. That is slightly problematic. But right. Again, I haven't seen any establishment so far issuing this notification. So far, no establishment has issued a notification saying that we are exempted from Section 20. But there is a possibility. राइट मुझे 2 क्वेश्चन यहाँ पे है. एक तो आप इसको थोड़ा सा हिंदी में अगर लिसनर्स को बताएंगे तो वो भी अच्छे से समझ पाएंगे. दूसरा, जब आप कहते हैं कि नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है किसी डिपार्टमेंट को, तो उसके लिए कुछ शर्तें होंगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन. ऐसा तो नहीं है कि जब गवर्नमेंट चाहे कि किसी भी डिपार्टमेंट को एग्जेम्प्ट कर दे. देखिए, पहली बात थोड़ा इसको मैं संक्षिप्त में बताने दीजिए कि मैं यही सिर्फ कह रहा हूँ, सेक्शन PWD एक्ट जो 1995 एक्ट सेक्शन 47 में एक प्रोविजन था, सिमिलर प्रोविजन था, वो लिमिटेड प्रोविजन था कि अगर कोई डिसेबल्ड हो जाए तो उनको आप सर्विस से निकाल नहीं सकते. लेकिन इस प्रोविजन से एग्जाम्पशन दिया गया था. अगर कोई एक एस्टैब्लिशमेंट है, कोई डिपार्टमेंट है, अगर एग्जाम्पशन चाहते हैं, उस एस्टैब्लिशमेंट को एग्जाम्पशन दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक्चुअली एग्जाम्पशन मांगी थी इसी आधार पर, भाई हमको एग्जाम्पशन दे सकते हैं. तो कोर्ट ने उसको नहीं माना, इसलिए तो एग्जाम्पशन चला गया. लेकिन ऐसी एक स्थिति हो सकती थी. लेकिन आरपीडब्ल्यूडी में प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हम कोई इन सर्विस में डिसेबल्ड होने की बात ही नहीं कह रहे हैं, और दूसरी ब्रॉड है सेक्शन 20 में और कुछ बातें कहे गए हैं. इस सब को भी एग्जाम्पशन मिल सकता है अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो. और धनी जी ने एक सही पूछे हैं कि भाई ऐसे एग्जाम्पशन की नोटिफिकेशन की प्रोविजन तो की गई है, लेकिन वो इतना सिंपल है. ऑफ कोर्स इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें एक अच्छा बात ये की गई है, द डेफिनेशन ऑफ नोटिफिकेशन मींस गजेट नोटिफिकेशन. क्योंकि नोटिफिकेशन कई तरीके नोटिफिकेशन हो सकती है. इसीलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में साफ सीधा कह दिया गया कि अगर कहीं नोटिफिकेशन की शब्द
की गई हैं, उसका मतलब यह है गजेट नोटिफिकेशन। गजेट नोटिफिकेशन सिर्फ डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस और लॉ डिपार्टमेंट की परमिशन से ही निकाल सकते हैं। कोई सिंपल नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई सिंपल नोटिफिकेशन है तो मिनिस्ट्री ने और उसकी सेक्रेटरी एक डिसीजन लेके नोटिफिकेशन इश्यू कर सकते हैं। ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है, एक गजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए गोइंग बाय द एक्ट। लेकिन ऐसा इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि एक बार आप फाइल मूव किए, आपकी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी ने उसको अप्रूव करके ऊपर भेजे हैं, मुझे नहीं लगता अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इतनी डिस्कशन नेगोशिएशन करने वाले हैं। तो अगर अंदर कोई पूछेगा या अगर कोई डिफरेंट सेक्शंस हैं, वुमेन और XYZ सेक्शंस, उन लोगों के लिए कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है, नोटिफिकेशन इतना आसानी से नहीं होगा। लेकिन अपने डिपार्टमेंट की तरह से अगर देखें तो नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल भी है, इतना सिंपल भी नहीं है। लेकिन यस राइट, इसकी मतलब यह है कि कोई डिपार्टमेंट चाहे तो खुद नोटिफिकेशन इश्यू नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी अपन एक गजेट नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जाना होगा, PMO ऑफिस को जाना होगा और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जाना होगा। गोइंग बाय द प्रोसीजर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को भी पूछना होगा। तो इट इज ऑफ कोर्स स्लाइटली डिफिकल्ट प्रोसेस, बट स्टिल द वेरी फैक्ट दैट सच अ प्रोविजन एग्जिस्ट्स इन द एक्ट इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। बिल्कुल, तो 20 को हमने कवर किया। अच्छा, मेरे 2 डाउट और है नवरम सर इसमें। रीजनेबल अकोमोडेशन, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये रीजनेबल अकोमोडेशन में हम अपने ऑफिस में क्या क्या डिमांड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा ऑफिस है तो वो ऑर्थोपेडिक कोई शख्स है तो क्या वो लिफ्ट की डिमांड कर सकता है। नंबर 2, जैसे ब्लाइंड है वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर मांगते हैं, तो इसके अलावा जैसे क्या किसी असिस्टेंस की भी वो मांग कर सकते हैं कि भाई इस चीज का सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, इसको करने के लिए हमें असिस्टेंस चाहिए, तो क्या वो मांग कर सकते हैं। कौन कौन सी ब्रॉडली चीजें आती है रीजनल अकोमोडेशन में एक एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, अगर सेक्शन 20 से देखा जाए तो ये वेरी ब्रॉड है कि इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि every establishment shall provide all shall make provisions for the effective functioning of persons with disabilities। effective functioning करने के लिए आपको जो भी जरूरत होगा वो सरकार ने, ये गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने आपको जरूर देना होगा। वो ये सॉफ्टवेयर की या मैनुअल असिस्टेंस की कोई सेपरेट बात नहीं कही गई है। लेकिन अगर जो ऑफिस मेमोरेंडम 2014 वहां पे जाएंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है उसमें आप जो कह रहे हैं खास करके सॉफ्टवेयर आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई आपको स्पेसिफिकली कोई कहीं लिस्ट नहीं मिलेगा, और नहीं मिलना ठीक है, क्योंकि अगर कोई लिस्ट बना के रख दिए मुझे जो चाहिए वो लिस्ट में नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे। जब सरकार ने कहना शुरू करेगी कि भाई ये आपकी जो चाहिए वो लिस्ट में नहीं है, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही ब्रॉड सेंस में है, मतलब काफी ब्रॉड है, काफी ब्रॉड है। ये जो लिफ्ट वाला इशू है ये एक्सेसिबिलिटी के अंडर आएगा या रीजनेबल अकोमोडेशन में आएगा एक ऑर्थोपेडिक के लिए? जी, एक बात है कि एक्सेसिबिलिटी में आएगा लिफ्ट, लेकिन जब रीजनेबल अकोमोडेशन इन द वर्क प्लेस, आप कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक बिल्डिंग, और कहीं काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग में आपको लिफ्ट नहीं है, व्हाट विल यू डू? लेकिन द प्रॉब्लम इज विद रीजनेबल अकोमोडेशन की डेफिनेशन से ये प्रॉब्लम है, ये डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर आप, इसका मतलब से सिंपल है, आप बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए 10 लाख हुआ, आपकी लिफ्ट रखने के लिए 5 लाख होगा, तो डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन होगा, क्योंकि आधा खर्च जो टोटल बिल्डिंग कॉस्ट है उससे आधा लिफ्ट रखने के लिए हो रहा है। तो देन दे कैन से इट इज ए डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन। आई स्पेंड 10 lakh फॉर बिल्डिंग बट 5 lakh फॉर लिफ्ट, दे वोंट डू इट। तो दिस इज अ वेरी वेरी, इन विच केस
आपको सेकंड फ्लोर में या थर्ड फ्लोर में ड्यूटी नहीं देना चाहिए। सिंपल बात है। लिफ्ट अगर कोई डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन हो गई है आपकी, देन you have to accommodate the person in an area where they have to work. ऐसी बात एक स्कूल में हुई थी। There was a school and the girl was in the 7th standard. जब 6th क्लास तक थी, सब क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे हो रहा था। किसी सेरेब्रल पैलिसी गर्ल थी, 7th क्लास में गई और उसके बाद 7th क्लास तो 2nd फ्लोर में हो रहा था। This girl was 100% सेरेब्रल पैलिसी है, तो फॉर क्लासेस शी कैन नॉट गो अप। वो तो स्कूल ने कहा आपके लिए तो हम स्कूल क्लास नीचे नहीं ला सकते। देन शी वेंट टू द ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये एक साफ सीधा कहा और प्रिंसिपल को बुला के बोला यू शिफ्ट द क्लास डाउन टू द ग्राउंड फ्लोर। इसे की है। उसके बाद एक मॉडल बन गई है। इफ देयर इज a cerebral palsy girl in your school, somebody who cannot lift up, you change the classroom. What is the problem? ऐसे कोई divine rule नहीं है कि 7th class has to happen in the 2nd floor or 3rd floor. No? It can happen on the ground floor. I think they are very simple things, but people need to be sensitized about it. But some of these things keep happening. And that girl's example, I think this happened in 2017. It's quite an interesting one. So the class, this became a state news. The class then had to be shifted into the ground floor until she went to the. उसके बाद वो 8th क्लास में गई और then 8th क्लास नीचे आ गई। 9th क्लास में गई, वो 9th क्लास नीचे आ गई थी। So that was a very interesting development. तो अनावरम सर, एक बात और इसमें मैं कह रहा था कि आपने अभी बहुत अच्छा बताया कि अगर किसी को अगर कोई डिसेबिलिटी एक्वायर कर लेता है तो उसको भी सारे बेनिफिट मिलेंगे, और ये बेनिफिट काफी लोग ले रहे हैं। केरला में हाल ही में केस हुआ और डिपार्टमेंट ने नहीं माना, फिर हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको बताया। अब अगले 3 सेक्शन हैं। तो आर्टिकल 21 है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, आर्टिकल 22 है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, और 23 है अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस एंड रिडर्सल ऑफिसर। इन तीनों सेक्शंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले विल गो टू सेक्शन 21। सेक्शन 21 इज अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी पहली बार यही ऐसे ही एक एम्प्लॉइज के बारे में की जा रहे हैं। खास करके अपने भारत में ऐसी कोई पहली प्रोविजन किसी क्लास की बात नहीं की गई, सिर्फ वुमेन की बात एक विशाखा जजमेंट में विशाखा गाइडलाइंस करके आए हैं। उसमें कहा गया था कि भाई आपको एक सेपरेट जेंडर सेंसिटिव सेल एक होना चाहिए, उसकी एक पॉलिसी होना चाहिए। ऐसी पहली बार 1998 में विशाखा गाइडलाइंस में वुमेन एम्प्लॉयज के बारे में बात की गई है। उसके बाद अगर कोई ऐसी सेक्शन सेपरेट क्लास ऑफ पीपल एम्प्लॉयज उसके उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाने की बात की गई है, वो अपने लिए की गई है ये 2016 एक्ट में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बनती है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू केयरफुली सी दिस सेक्शन। सेक्शन 21 कहा गया है कि एवरी एस्टैब्लिशमेंट शैल मेक इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। एक बात है। दूसरी बात है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बना के एक कंस्पिक्यूअस प्लेस में रखना होगा, मतलब सब लोगों को जहाँ दिख सके वहां पे इसको रखना होगा। बेसिकली आज की तारीख में इसकी मतलब यह है कि हर एक एस्टैब्लिशमेंट की वेबसाइट में इस इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी तैयार करके रखना होगा। लेकिन एक्ट में यह कह के छोड़ दिया गया था कि जो जिस इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी कहना और करना बहुत मैंडेट है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी में क्या रहना है वो सरकार पर छोड़ के ये कहा गया कि भाई मैनर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी जिस तरह होगा वो सरकार तय किया जाएगा, उसको रूल्स में पब्लिश करेंगे। जो रूल 8 रूल्स के बारे में तो हम पहले एक बार रेफरेंस दे चुके हैं। जून 15, 2017 में केंद्र सरकार ने रूल्स को नोटिफाई की है। रूल 8 ने इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी में क्या क्या रहना है उस लिस्ट को दी गई है। तो इसलिए सेक्शन 21
should always be read with Rule 8 of the RPWD rules. उसमें खास करके 2-3 बातें हैं. एक है कि आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोगों को किस तरह अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो लिखना होगा. दूसरी है आपको प्रमोशंस में कोई प्रेफरेंशियल पॉलिसी है वो लिखना होगा. आइडेंटिफाइड पोस्ट क्या है आपकी एस्टैब्लिशमेंट में, एक लिस्ट बना के आपके एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या पोस्ट है, इसमें कौन सी डिसेबिलिटी को क्या क्या पोस्ट आइडेंटिफाइड है वो लिखना होगा. और क्या रीजनेबल अकोमोडेशंस आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और कौन सी बेनिफिट्स है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोगों एम्प्लॉइज को सेपरेटली दे रहे हैं. एक लिस्ट बना के आपको एक आपकी वेबसाइट में रखना होगा. ये रूल 8 में आपको मिलेगी. नाउ इस पे 2 कैटेगरीज है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. रूल 8 ने 4 सब रूल्स है. सब रूल 3 इज अबाउट, क्योंकि सेक्शन 21 इंटरेस्टिंगली is about establishment. Section 20 is government establishment. Section 21 is establishment. उसका मतलब है both government establishment as well as private establishment. दोनों को भी equal opportunity policy applicable होगा. This is very interesting distinction. अब हम सब लोग उसको याद रखना होगा. Equal opportunity policy किसी का exemption नहीं है. गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट भी उसको तैयार करना होगा और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट भी तैयार करना होगा. लेकिन अब रूल पे जाके देखेंगे इसका एक डिफरेंस की गई है. नंबर 1, सब रूल 3 ऑफ रूल 8 is about government establishments and private establishments having 20 or more employees. जो हम एक लिस्ट बताए हैं कि आपको पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोगों की रीजनेबल अकोमोडेशन क्या कर रहे हैं, क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पोस्ट क्या है, और कौन सी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है आपके प्रमोशंस में या हाउस एलोकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सब जो है एवरी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट को एप्लीकेबल होगा और एवरी प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट हैविंग 20 or more employees. सब रूल 4 एक है रूल 8 में, उसमें सिर्फ प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स लेस देन 20 एम्प्लॉयज की बात की गई है. प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैविंग लेस देन 20 एम्प्लॉयज, उसको ये सब लिस्ट बनाने की जरूरी नहीं है. इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी पब्लिश करना होगा. लेकिन एक बात है वो लोग जरूर कहना होगा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोगों को इफेक्टिवली काम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं. आपको लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पोस्ट देने की जरूरी नहीं है. प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, अपॉइंटमेंट पे, प्रमोशंस पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किस तरह है वो सब देने की जरूरी नहीं है. लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोगों को इफेक्टिवली काम करने के लिए आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. उसका मतलब अगर कोई उसको डाउन टू द अर्थ रीडिंग करेंगे तो अगर इवन अ स्मॉल शॉप एम्प्लॉइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड पुट अप अ बोर्ड saying I have a person with disability, he is provided with this facility. क्योंकि प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स की 2 तरीका क्लासिफिकेशन है. एक है एम्प्लॉयज विथ 20 एंड मोर, एम्प्लॉयज लेस देन 20. लेकिन ऐसा कोई एग्जम्पशन किसी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं किया गया. तो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी समथिंग यूनिवर्सल टू एवरीवन, including, if you ask me for a literal reading of it, including even a small grocery shop. अगर कोई disabled है तो आप क्या उसको अच्छी तरह से काम करने के लिए आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. This is something that's very important. अब ये कह सकते हैं कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी से क्या लाभ है अपने लिए, क्योंकि इसकी कोई प्रोविजन करने के लिए नहीं कह रहे हैं. इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कि भाई कम से कम आप जब इंफॉर्मेशन रखते हैं ऊपर, एक
आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिमाइंड होते जाएगी, कि याद आता जाए कि भाई ये हम कमिटमेंट किए हैं, पब्लिक कमिटमेंट है। आप कोई रिकॉर्ड तैयार करके आपके पास नहीं रख रहे हैं, एक नोटिफिकेशन डाल रहे हैं कंस्पिक्यूअस प्लेस में। तो देयरफॉर इट इज ऑलवेज अ रिमाइंडर that this is the promise I am making publicly. So I think therefore equal opportunity policy becomes very, very important. So section 21, let me remind the audience, should be read with rule 8 of the RPWD rules. Great. Section 22, maintenance of records. Yes. Section 22, I think this has to be slightly different. Section 22, yes, Section 22 is a maintenance of records of employees with disabilities. What is the difference? Section 21 is a maintenance of record of facilities being provided to persons with disabilities. उसका ही इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी कहा गया। लेकिन सेक्शन 22 is not about facilities, but it is about employees themselves. आप इसमें अगेन रूल नंबर 9 है। रूल 9 पे उसका रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन करना है, रिकॉर्ड में क्या क्या डिटेल्स देना है, वो बात की गई है। देन सेक्शन 22 शुड बी रेड विथ रूल 9, खास करके हर एक एस्टैब्लिशमेंट, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, क्योंकि इसकी बात कही गई है, एवरी एस्टैब्लिशमेंट की बात कही, सरकार, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट आर कवर्ड। आप ये नंबर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कितने नंबर हैं आपके पास। नंबर 2, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज किस किस तरह की डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, और आपको ऑफ कोर्स वो डिसेबिलिटी लोगों को अगेन आप कौन सी फैसिलिटीज दे रहे हैं, किस तरह डिसेबिलिटी को किस तरह फैसिलिटी दे रहे हैं। मतलब एक पर्सन के नाम लिखेंगे और कोई फैसिलिटीज की जरूरत पड़े तो दिस इज अ पर्सनलाइज्ड रिकॉर्ड, दिस इज नॉट अ जनरल रिकॉर्ड। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी इज नॉट अबाउट पीपल, इट इज अ जनरल रिकॉर्ड। बट कम डाउन टू सेक्शन 22, read with rule number 9, it is a personalized record. और एक person with disability, you have to maintain a record. How is he working? What facilities you are providing? If you are providing a screen reader, दानिश जी ने इससे पहले पूछ रहा था उसके बारे में, जो I think those records have to be maintained here. Interestingly, record of persons with disabilities is not a public document. Equal opportunity policy is a public document. You have to publicize it on the website or on a conspicuous place. But record of persons with disabilities is a record to be kept by the office, but open for inspection by any government any person authorized by the government. मतलब चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और कोई कोर्ट, whosoever is authorized to inspect, they can come and inspect this record. But this record should be prepared and readily kept available for inspection. So that is a distinction. So section 22 does not require the establishments to publicize it, but it mandates every establishment to maintain a record, definitely with all the items in rule number 9. So rule number 9 में जो records list है, जो मैंने उसको रेफर किया था, वो those list you have to maintain with regard to every person with disability and keep it ready for inspection. And people, chief commissioner or a state commissioner or district authority, anybody can come and ask for inspection, and that record has to be maintained. Section 23 is about appointment of grievance redressal officer है. Interestingly, grievance redressal officer is again a very new component. APWD Act 1995 में इसकी बात नहीं की गई है, और सिर्फ ऐसी प्रोविजन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट के एम्प्लॉइज के ही अभी तक ऐसे रूल है. I think again after that category we are going to be the next important category to have these rules.
उसका मतलब है कि सरकार ने पहली बार रिकॉग्नाइज की गई है कि अपने लिए भी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होना है। अगेन सेक्शन 23 शुड बी read with रूल 10। रूल 10 में इसके बारे में बात की गई है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर कौन होना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर एक गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। अगर गेजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिसमें आपको गेजेटेड ऑफिसर्स नहीं रहेंगे, अगर ऐसे कोई स्थिति है तो सीनियर ऑफिसर को आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जरूर एक को नोटिफाई करना होगा। मतलब आपको एक पर्सन को अपॉइंट करना होगा, मतलब इंचार्ज देते हैं। ऐसे ऐसे नहीं है कि सेपरेट ऑफिसर को आप अपॉइंट करेंगे, जो ऑलरेडी आपके पास काम कर रहे हैं उसी लोगों से किसी को इंचार्जशिप देंगे। 2, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी सेक्शन 20 में जो आपको प्रोमिसेस की गई हैं, उस प्रोमिसेस पे आपको कोई ग्रीवेंस है, रीजनेबल अकोमोडेशन में, प्रमोशन में, या पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई इन सर्विस में डिसेबल हो गए हैं, अगर कोई ऐसी ग्रीवेंस है तो आपको ग्रीवेंस ऑफिसर के पास एक कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर इस कंप्लेंट को लेके 2 हफ्ते में, within 2 weeks from the date of raising the complaint, he should find a solution। फाइंड सॉल्यूशन क्या करेंगे? एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। रूल, अगर आप रूल्स में जाएंगे तो रूल्स में इसकी एक फॉर्मेट दी गई है। फॉर्मेट में ये होगा कौन कंप्लेंट कर रहे हैं, और जो कंप्लेंट कर रहे हैं, जो इंसिडेंट हुए हैं, किस प्लेस में वो इंसिडेंट हुए हैं, और कंप्लेंट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, और कंप्लेंट की जिस्ट क्या है, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द कंप्लेंट, और कंप्लेंट रिजॉल्व हुई है नहीं हुई है। अगर रिजॉल्व हुए तो रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। अगर कंप्लेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो भी कंप्लेंट करेंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ही उनको इंस्पेक्ट नहीं करेंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास एक पावर है, आप कोई डिसेबल एम्प्लॉय कंप्लेंट करेंगे, उस कंप्लेंट को इंक्वायर करने के लिए और एक ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। जो अपॉइंट करने के बाद जो रेजोल्यूशन होगा, इफ द पर्सन डिसेबल्ड एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड, he can file a complaint, interestingly, with the district level committee। आपको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा, क्योंकि आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी के बारे में हम बात करेंगे। आई थिंक इट इज देयर इन इट विल टेक अनदर फ्यू वीक्स टू टॉक अबाउट इट। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। पॉसिबली मैं सोचता हूं कि क्योंकि जो कंप्लेंट रेज की गई है वो नजदीक में, उनको रिड्रेसल मैकेनिज्म मिलना चाहिए, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी हैज बीन मेड एज एन अपीलिंग अथॉरिटी। आप किस ऑफिस में भी काम कर रहे होंगे, स्टेट है या सेंट्रल हो, लेकिन अगर जो आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ने आपकी कंप्लेंट पर जो रेजोल्यूशन दिए, वो रेजोल्यूशन आपको सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी तक जा सकते हैं। Interestingly, the grievance redressal officer should also record the order of the district level committee, not only his own order, but also appeal करने के बाद जो district level committee ने order देगा, उसको भी यहाँ पे record में maintain करना होगा। I think after this, the employee will always have a right to go to state commissioner or a chief commissioner. That is always by default. Now, this interesting part of it is, of course, the resolution has to happen within 2 weeks. Rules में जाएंगे, this is not mentioned in the act, but rules में, apart from the grievance redressal officer, एक liaison officer की बात भी की गई है। उसमें एक गलती की गई है। रूल्स में जब लिखते हैं, instead of writing section 20, they wrote section 19. That's a mistake. And the minister also admitted it in the parliament, but somehow they did not correct it. So there is a liaison officer. It
लिएजन ऑफिसर की एक ड्यूटी होती है कि सेक्शन 20 किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, उनकी ड्यूटी है। वो ग्रीवेंस नहीं देखेंगे, खास करके अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, रोस्टर फिक्सेशन कर देखेंगे, प्रमोशन एलिजिबिलिटी में डिसेबल लोगों को प्रमोशंस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो बात देखेंगे। सो देयर आर 2 ऑफिसर्स इफ यू गो बाय द एक्ट। One is a grievance redressal officer specifically to address the grievances, complaints raised by disabled employees. The other one is a liaison officer who is going to look at the equal opportunity policy, the recruitment policy, the promotion policy, and other eligibility conditions. So there are 2 officers. You go by this chapter. The grievance redressal officer and liaison officers are appointed only by the government establishments, not by the private. There is no obligation on the part of the private establishments to appoint grievance redressal officer or liaison officer. So these are only for government establishments, irrespective of the strength. Of course, section 22 is about all establishments, equal opportunity, the maintenance of records. There is no exception to that. But grievance redressal officer is a government establishment business. Yes, please. 2 क्वेरीज है मेरी। एक कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं करता, देन व्हाट? नंबर 2, आपने कहा डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, तो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में तो कमेटीज है ही नहीं, और इस सूरत हाल में हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है? अब सही है क्योंकि now at least in the last 2 years I have seen good number of government establishments, particularly central government establishments, they are appointing grievance redressal officers. Basically क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जो grievance redressal officer होंगे दूसरे एम्प्लॉयज को, वही लोगों को इंचार्ज दे रहे हैं। कम से कम they are giving that responsibility. खास करके पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने, मेरे तरह से ही कंसल्टेंट, as a consultant, some of those I myself have seen good number of public sector companies like NTPC and some of those companies coming forward and appointing these officers. But अगर appoint ही नहीं किया, that's an important concern, because still a large number of establishments, both in the state and central governments, are not complying with these provisions. तो आपकी provision आपकी बचती है आपके पास, directly you can go to the state commissioner or chief commissioner, you get the order directly from them that why there is a provision, you are appointed, because they can, interestingly it is no longer only on the act. जो ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ जनवरी 2018, उसके बारे में अभी हम अब तक नहीं बात किए हैं, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। Regarding the 4% reservation, Government of India has issued an office memorandum on 16th January 2018 4% रिजर्वेशन के बारे में। इसी ऑफिस मेमोरेंडम में ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करने की एक प्रोविजन भी की गई है, क्योंकि जब आप सरकार बाबों को पूछते हैं तो पहली क्वेश्चन दे विल आस्क इज ओके, ये एक्ट में है लेकिन हमारे पास ऑर्डर नहीं है। दे बेसिकली कीप लुकिंग फॉर एन ऑफिस मेमोरेंडम और ए सर्कुलर। स्टेट्स में तो गवर्नमेंट ऑर्डर कहा जाता है इसको, जीओ। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खास करके कम से कम उसको एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये एक्ट की बात ही नहीं है, इट इज ऑलरेडी देयर एज एन ऑफिस मेमोरेंडम ऑल्सो। I think that is one of the reasons why most of the central government establishments are now responding to that. So there is already an office memorandum as a policy decision. I think there is no excuse. अगर कोई नहीं कर रहे हैं, you can directly complain to their own higher authority. You can even bring that to the notice of the DOPT also, which is more effective sometimes than coming down to the chief commissioner or state commissioner. You can directly write to the DOPT saying your office memorandum itself is not being respected. I think that will produce some results. Right. तो गौतम सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा बिजी स्केड्यूल है सर का। तो पिछले 3 एपिसोड्स के ऊपर उनकी कुछ सबमिशंस है, अन्नावरम सर आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। गौतम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो पूछिए आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं अन्नावरम सर के साथ। थैंक यू दानिश।
Annavaram sir, as you may remember that in first chapter we discussed something about these scribe guidelines in reference to the Public Service Commission and Supreme Court judgment and so on. So in this regard, actually, I have found one other interesting fact also. So that I would like to bring to your notice that that day we were discussing that the UPSC could not notify it, could not pay the attention to that whether these provisions are not only for the benchmark disability but it applicable to all disabilities. But I refer this guidelines of 2018, scribe guidelines of the 2018 notified by the Union Ministry of Social Justice and Empowerment. So those guidelines also are notified only for person with disability, not for benchmark disability. So that means they also ignored that fact that this is applicable to all disabilities, not only for benchmark disability. And rather, I think this ministry, MSJ, is more responsible for that to Public Service Commission, because I feel that the Public Service Commission might have referred the guidelines, the Union Ministry guidelines. They would have referred in their notification, not the act, isn't it? What you आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि 2018 गाइडलाइंस जो है उसमें क्या कौन सी शब्द उपयोग की गई हैं, डिसेबल्ड या बेंचमार्क डिसेबल्ड? एग्जैक्टली, दैट इज द प्रॉब्लम है। वो लोग सोचे हैं कि वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को फॉलो कर रहे हैं। उस समय पे वो लोगों का सोच था कि हम बेंचमार्क डिसेबल्ड यूज करेंगे, हम आरपीडब्ल्यूडी की एक्ट अंदर आएंगे। वो तो गलती था। वही एकदम आप जो बोल रहे हैं वही कंटेंशन सुप्रीम कोर्ट के पास आया, वही करना एमएसजेई की भी ये गलती है। एट द सेम टाइम आप कभी भी याद रख लीजिए, कोई ऑफिस मेमोरेंडम हमेशा डीओपीटी के पास आके फिर नोटिफाई होती है, मतलब यूपीएससी इज ऑल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। यूपीएससी की कहीं नोटिफिकेशंस हैं वो डीओपीटी के पास ही जाएंगे। सो डीओपीटी ने ही उनको एक तरह से देखा जाए तो नेग्लेक्ट की है। और ये भी देख लीजिए, कोई ऑफिस मेमोरेंडम लाइक अ गजेट नोटिफिकेशन ऑल्सो गोज टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने भी उनको, मतलब देखिए, अगर कोई है मिनिस्ट्री, एमएसजेई ने अगर मिस कर दी, डीओपीटी ने भी मिस कर दी, कि लॉ मिनिस्ट्री क्या की? लॉ मिनिस्ट्री भी उसको एकदम, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी में ये होती है, वी हैव टू बी लिटिल ओपन अबाउट इट, दो इट इज नॉट गुड आइडिया, बट द फैक्ट इज वंस यू मूव द फाइल नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। अगर वो लोग, कम से कम लॉ मिनिस्ट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू हैव टू रीड वर्ड बाय वर्ड एंड सी वेदर इट इज लीगल और कॉन्ट्रा लीगल। लेकिन होता ही नहीं है अपने पास, कोई नहीं रहे। अगर ऐसे हुए तो आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं, पहले खास करके 2018 गाइडलाइंस में बेंचमार्क डिसेबिलिटी को निकालकर और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यूज करना चाहिए था, लेकिन यूज ही नहीं किए। अगर ऐसे यूज किए तो विकास सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आज केस नहीं हो सकती। दैट्स ट्रू। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि मतलब जो एमएसजेई इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल सभी दूसरे डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, डीओपीटी एंड लास्टली दिस पब्लिक सर्विस कमीशन, एवरीवन हैज इग्नोर्ड इट। इग्नोर तो किए हैं। हाँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो नाउ आई कम टू द नेक्स्ट इशू। इन फर्स्ट चैप्टर हमने जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन को कवर किया था, तो उसमें मेरे ख्याल से खाली हमने केवल उसको ही कवर किया था कि 40% विद दिस स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी विद 40%, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी कम अंडर बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि वो जो डिसेबिलिटीज मेजरेबल टर्म्स में है वो बाय डिफॉल्ट कम अंडर बेंचमार्क डिसेबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिग्री। तो वो शायद छूट गया था, तो उसके ऊपर आप थोड़ा कमेंट ये एक बार इसके ऊपर जरूर कमेंट करना होगा सर। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग ऑफ दैट गौतम सर, क्योंकि देखिए उसमें 40%
मेजरेबल और नॉन मेजरेबल, दो बातें कहेंगे हैं। मैं डेफिनेशंस को रिपीट नहीं कर रहा हूं, बहुत लंबी डेफिनेशन है। उसकी एक बात निकलती है, वो 40% की मतलब ये हो सकती है, अगर कोई डिसेबिलिटी मेजरेबल टर्म्स में नहीं लिखा गया तो डॉक्टर जरूर वो 40% है या 50% है या 30% है स्पेसिफाई करके लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस एक मेजरेबल डिसेबिलिटी, मतलब उसमें लिखा जाएगा कि ब्लाइंडनेस 20/200 स्नेल इन द राइट आई और 20/200 इन द स्नेल इन द लेफ्ट आई। मतलब ये है कि लेफ्ट आई से ये बंदा 20 डिग्रीज एंगल में देख सकते हैं या 15 डिग्रीज एंगल में देख सकते हैं। ऑलरेडी आपकी ब्लाइंडनेस डेफिनेशन में कहा गया, अगर कोई बंदा 10 डिग्रीज एंड अबाउट 10 डिग्री से कम देख सकते हैं तो वो टोटली ब्लाइंड होगा। 10 to 20 डिग्रीज एंगल में देख सकते हैं वो लो विजन होगा। मतलब कोई 20 डिग्रीज एंगल से अबव देख सकते हैं तो वो ब्लाइंड में डेफिनेशन में आ ही नहीं सकता। अगर कोई डॉक्टर सर्टिफाई कर रहे हैं तो जरूर मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखते हैं कि ये कितने डिग्री एंगल में देख सकते हैं, 15 डिग्रीज 10 डिग्रीज ब्ला ब्ला ब्ला। अगर वो लिख दिया तो उनका ड्यूटी हो गया, उनको 40% 80% ये जरूर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्लाइंडनेस डेफिनेशन में ऑलरेडी मेजरेबिलिटी है कि 20 डिग्रीज से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन वही एग्जाम्पल आपको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी देख लीजिए। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक डेफिनेशन है, लेकिन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की कोई मेजरेबिलिटी नहीं है। कौन है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी? शेड्यूल में जाके देखिएगा, कोई आपको मेजरेबिलिटी नहीं है। तो डॉक्टर जरूर लिखना होगा ये SLD 40% है, 30% है, क्योंकि एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, भारत की देखें 90% ऑफ चिल्ड्रन born in this country has some or the other specific learning disability. Specific learning disability की क्या हो सकती है? एक बार आप ज्यादा मेमोरी नहीं हो सकती है, एक बार आप थोड़ा बात करने में आपको डिसेबिलिटी नहीं है लेकिन किसी तरह से बात करेंगे, और सुनने में कोई किसी को दिक्कत होगी कि यू डोंट हैव द इनपुट कैपेबिलिटी। ये सब स्पेसिफिक डिसेबिलिटी में ही, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में ही आएगा, लेकिन कितना % आएगा वो कोई डिग्री नहीं है। तो इसीलिए जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद वो जरूर एक परसेंटेज लिखना होगा, ये 40% SLD या 50% SLD। तो इसीलिए दो तरीके के डिसेबिलिटी है उसमें, मेजरेबल डिसेबिलिटीज एंड नॉन मेजरेबल डिसेबिलिटी। जब हम शेड्यूल पे जाएंगे डिस्कशन करने, जरूर उसको हम एक बार फिर एक सेपरेट एग्जाम्पल देके 2-3 हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। 40% का मतलब भी ऐसे सिंपल बात नहीं है, जो आप अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% की बात है तो उसमें और दो तरीके हैं, मेजरेबिलिटी और नॉन मेजरेबल। जब मैं फिर एक बार दोबारा मैं दौड़ दूं कि अगर कोई डिसेबिलिटी नॉन मेजरेबल है, मेजरेबल इंडिकेटर्स नहीं है, तो डॉक्टर ने जरूर मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखना होगा ये 40% और अबव और नॉट। ब्लाइंडनेस या हियरिंग इम्पेयर्ड, ये सब मेजरेबल डिसेबिलिटीज, उसमें ऑलरेडी पैरामीटर्स हैं। उसके लिए डॉक्टर से अगर थोड़ी डॉक्टर्स लिखते हैं, थोड़ी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेगा वो तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पैरामीटर्स लिखा हुआ है। बट दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। राइट सर, थैंक यू। नेक्स्ट आई कम टू द डेफिनेशन ऑफ पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड। सर, जैसा कि आपने बताया, इसमें आपने पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड की जो डेफिनेशन कवर की थी, उसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कोई भी डिसेबल के लिए, कोई भी डिसेबल उसके लिए क्लेम कर सकता है, कोई भी डिसेबल उसके डिमांड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ए टोटली ब्लाइंड and for any particular task I need the support, like some of our friends are working in various government offices, they need the assistant, उनको जो एक सहायक की जरूरत होती है
अपने काम को डिस्चार्ज करने के लिए ऑफिस में, तो वेदर दे कैन डिमांड फॉर दैट असिस्टेंस? नहीं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो रीजनेबल अकोमोडेशन में आएगा और एक्सेसिबिलिटी नीड होगी। एक बार आपकी एमेंशियस कहते हैं इसको, आप कोई स्क्राइब की गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी। वो सब जो है आपको एक्सेसिबिलिटी या रीजनेबल अकोमोडेशन पर आएगा। लेकिन ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स है, वो वेरी कॉम्प्लेक्स है। मतलब आपकी काम आप खुद नहीं कर पाओगे, तभी आपको हाई पर्सन विथ हाई डिसेबिलिटी की डेफिनेशन में सर्टिफाई किया जाएगा। मतलब ये है कि इवन डेली टास्क्स जो उठ के, फॉर एग्जाम्पल आप खुद स्नान नहीं कर पाएंगे, खुद कपड़े बदल नहीं पाएंगे, ये जो डेली टास्क होती हैं वो डेली टास्क भी आप खुद नहीं कर पाएंगे, तभी आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड सर्टिफाई किया जाएगा। नो, अब अपने जैसे लोग, मतलब जो रूटीन टास्क में आपके असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, वो दैट डजंट कम अंडर दिस डेफिनेशन। इसीलिए तो उसको कॉम्प्लेक्स किया गया। ये जो है खाली जो डे टू डे जो एक्टिविटीज है, जो एसेंशियल एक्टिविटीज है, सो इट इज कन्फाइंड अप टू दैट। Exactly. Okay. The next, my next query is, sir, I was referring this definition of government establishment. So in this, जो बहुत सारी उसको जो ऑर्गेनाइजेशंस को उसके अंदर इंक्लूड किया है, उसमें से एक जो है एडेड इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन एडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एडेड बाय द गवर्नमेंट। सो ये भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में आता है। दैट मीन्स, क्योंकि अगर वैसा है तो जैसे जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली जो स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो वो सब भी मतलब गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के प्रीव्यू में आ जाते हैं। जहां तक आपको एड मिलती है, एडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जरूर आपको गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स की डेफिनेशन में ही आते हैं। ये तो एक बड़ी लंबी चर्चा है इसके ऊपर, सिर्फ अपने डिसेबल्ड के बारे में ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 में आती है व्हाट इज स्टेट। तो उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधा कह दिया, एक बार नहीं कई बार कहा गया और कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, भाई स्टेट की डेफिनेशन में इवन एडेड इंस्टीट्यूट्स भी आएगा, क्योंकि वो पैसे गवर्नमेंट से ले रहे हैं, गवर्नमेंट की और रूल्स भी फॉलो करेंगे। द बेस्ट एग्जांपल आती है आपको माइनॉरिटी स्कूल्स, माइनॉरिटी कॉलेजेस, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ये बड़ी लंबी चर्चा 1950 से चल रहा है कि भाई एडेड जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, ये स्टेट की डेफिनेशन में आएगा या स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, भाई ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहां तक आपकी सरकार की पैसे नहीं लेगी तब तक ठीक है, वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। लेकिन जब आप पैसे लेना शुरू करेंगे, एड लेना शुरू करेंगे, तब से आप स्टेट की डेफिनेशन में ही आना शुरू करेंगे। दैट सेम अप्लाइज टू गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स ऑल्सो। एक हो सकते हैं अगर कोई आप 70% 75% सब्सटैंशियल फंडिंग ले रहे हैं आज, वो प्रोजेक्ट आप 3 साल के बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद आप डेफिनेशन में नहीं आएंगे। लेकिन तब तक आप ये फंड लेते रहेंगे और जब तक आप तो जरूर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में तो ही आएगी। तो इसका मतलब जैसे जो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है, जो रिजर्वेशन के जो प्रोविजंस हैं, तो वो सब भी उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। यस, हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाले तो यस जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। गवर्नमेंट मतलब जैसे वैसे तो प्राइवेट जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो 20 से ऊपर जो एम्प्लॉइज है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। लेकिन इस केस में क्योंकि वो एड ले रहे हैं गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इसलिए वो irrespective of the number of employees, they come under the application of equal opportunity policy. As long as they are receiving the government aid. Yes, that's right. Yes. Okay, right, sir. So these are my key queries, and thank you for responding. Thank you very much. आप खास करके जो measurable disability के बाद रिमाइंड किया, thank you very much. That will be very useful for audience. Yes. So दानिश जी आप कंटिन्यू करें इसको, ठीक है। I have to take leave. राइट, थैंक यू सो मच सर। तो यहीं पे ये चैप्टर 4 हमारा क्लोज होता है। हालांकि कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और प्रोविजंस हैं
आर्टिकल 33, 34, 35, 36, तो उस पर हम जल्द बात करेंगे। या तो हमने आज डिस्कस किया चैप्टर 4। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस शो को पहुंचाएं और अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। आपके कमेंट्स को हम शो में शामिल करेंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।